बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे जो आईआर का जो पार्ट 2 है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपने देखा है कि जो सिलेबस है आपका उसमें है कि आईआर बिटवीन टू वॉर्स है ना। तो अब आईआर बिटवीन टू वॉर्स जो है तो उसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और उसी टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन भी आ जाती है। ठीक है, तो अब जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो हमने जो हमारा लेक्चर था यूएस हिस्ट्री के अंदर हमने उसमें देखा था कि अमेरिकन रोल इन वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, अगर उसमें आपको याद हो तो मैंने जो है ना उसके अंदर आपको वर्ल्ड वॉर 1 की काफ़ी सारी चीज़ें इतनी बता दी थी कि आपको एक जनरल आइडिया हो गया था कि व्हाट वाज द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि जर्मनी की एग्रेशन आपने देखी थी उसमें, फिर आपको अलाइंसेस भी मैंने बता दी थी उसमें। ठीक है, और मैंने आपको उसके अंदर जो है ना वो अमेरिकन इंटरवेंशन भी बता दी थी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसकी कॉजेज़ भी मैंने उसी वीडियो में बता दी थी। तो उसका मैं वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा, वर्ल्ड वॉर 1 वहाँ पे आप देख लें तो वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा कुछ आपको, और अगर इतना ज़्यादा आपको उसमें कुछ और जानने की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोज़ हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में एक जनरल आइडिया डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो हमने उसके अंदर कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें दी थी जिनको आप कोट भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स में कोट भी कर सकते हो। वही चीज़ें मेरे हिसाब से काम की थी, बाकी कहानियाँ तो सबको पता है। ठीक है, अब रशियन रेवोल्यूशन जो था ये भी उसी टाइम में था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ही रशियन रेवोल्यूशन भी आया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 एक वजह थी रशियन रेवोल्यूशन की, क्योंकि रशिया के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वहाँ पे जो है ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ अजीब अजीब हरकतें भी की थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो ये आपका बंदा था ना, यहाँ पर आप समझ लें ये जो आपका उस टाइम जो बंदा था, जो मोनार्क था। मोनार्क क्या होता है? मोनार्क वो होता है जो बादशाह। ठीक है, अब बादशाही निज़ाम आपको पता है कि वहाँ पर फिर कोई ये नहीं होता कि कोई पार्लियामेंट हो, कोई जो है ना गवर्नमेंट हो, कोई जुडिशरी हो, ये बस वो सब कुछ वो फिर मोनार्की ही होती है, वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, तो जो ज़ार निकोलास 2 था वो जो है ना उस टाइम रशिया का मोनार्क था। ठीक है, और इसकी जो टाइम पीरियड था वो क्या था? वो 1721 टू 1917 था। ये इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रशियन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अच्छा हुआ इसमें यह था कि ये 2 फेजेस में था। 2 फेजेस में इसमें एक जो पहला जो रेवोल्यूशन आया वो फरवरी में आया था और दूसरा आपका अक्टूबर में आया था। फरवरी के रेवोल्यूशन के अंदर ये हुआ था कि जो यही निकोलास 2 ने एक पार्लियामेंट बनाई थी। पब्लिक प्रोटेस्ट काफ़ी हुए थे उस टाइम में, तो इसने एक पार्लियामेंट बना दी थी। लेकिन वो पार्लियामेंट भी ऐसी थी, इसने एक पार्लियामेंट, आप लोग याद रखें, लिख लें यहाँ पे, इसने एक पार्लियामेंट जो बनाई थी उसका नाम था डूमा। ठीक है, उस डूमा के अंदर जो लोग इसने भर्ती किए, लोग जो बिठाए थे वो लोग भी आप ये कह सकते हैं इलीट्स थे, जिनको हम कहते हैं ना एरिस्टोक्रेट्स या अपर क्लास, और जो उसके अंदर रिलीजियस पर्सन्स थे वो भी थे। ठीक है, रिलीजियस क्लर्जीज जो थे वो भी वहाँ पर थे। ठीक है, तो ये जो उसने बनाई थी डूमा, वही डूमा फिर जो है ना वो फरवरी में जो है ना वो इक़्तिदार में आ गई और पीटर्सबर्ग के अंदर जो है ना उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, और ये फेब में आया था रेवोल्यूशन, लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां की। उन गलतियों की वजह से फिर सेकंड रेवोल्यूशन आया जिसको लीड किया आपके बोल्शेविक्स ने। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे जाके, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे आप समझें कि बोल्शेविक्स जो थे उनके अंदर जो लोअर स्ट्रेटा फैक्शंस थे, यानी कि लोकल लेवल के लोग थे, ज़्यादातर गरीब लोग थे, ज़्यादातर मजदूर तबके थे। ठीक है, तो इन्होंने आकर जो फरवरी वालों ने जो पार्लियामेंट आई थी, गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी इस डूमा ने, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जर्मनी के साथ वॉर जारी रखी। इन्होंने जो है ना वो और काफ़ी किसानों की और मज़दूरों की डिमांड्स पूरी नहीं की, लिहाजा फिर वो लोग ज़्यादा थे, लाजमी बात है, गरीब लोग ज़्यादा थे, तो वो उठे फिर इनके ख़िलाफ़। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो अक्टूबर में जो बोल्शेविक्स आए उन्होंने फिर एक ट्रीटी की जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट लिटोव्स्क
ये अजीब, आप देखें क्या अजीब से इनके नाम होते हैं। ये एक ट्रीटी थी LITOVS इसके स्पेलिंग है BREST। तो ये ट्रीटी इन्होंने फिर साइन करके वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन ख़त्म की थी। तो इस तरह से इन्होंने फिर एक स्टेट बनाई थी फाइनली, जिसे हम कहते हैं USSR। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो USSR था, ठीक है। अब USSR क्या था वो भी हम देख लेंगे आगे जाके, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, अब इसे कुछ कॉजेज़ देखते हैं, ठीक है। कॉजेज़ में इसका सबसे पहला जो था वो आपको पता है, जो किसान थे वो चाहते थे, उन पे एक तो मसला सबसे बड़ा यहाँ पे देखें हाई टैक्सेस का मसला था कि इसने जो आपका ज़ार था इसने काफ़ी टैक्सेस लगा रखे थे किसानों को, धड़ाधड़ इसने जो है ना वो आपको पता है जो है ना बेड़ा गर्क उनका किया हुआ था, ठीक है। तो ये उनको फिर जो है ना लैंड्स भी उनको नहीं मिल रही थी, प्रॉपर लैंड्स भी उनको नहीं मिल रही थी, ठीक है। लैंड्स की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन थी फर्टाइल लैंड्स की वो ठीक नहीं थी, ठीक है। उस पर काफ़ी जो है ना वो हेरा फेरी चल रही थी, अमीर लोगों के हाथ में लैंड्स आ गई थी, गरीबों को लैंड्स नहीं मिल रही थी, और अगर मिल रही थी तो जो है ना लाजमी बात है वो जो है ना उसके ऊपर उनको लेबर लगाना है, काम करना है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक माहौल नहीं था, एक जो है ना वो बहरहाल नोबेलिटी का जो है ना वो राज था, ठीक है। जो नोबेलिटी थी उन्होंने मींस ऑफ प्रोडक्शन जो थे उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था, ठीक है। दूसरी रीजंस क्या थी इसके अंदर, इकोनॉमिक रीजंस के अंदर, कि जो फैक्ट्रीज थी आपकी वो जो मिलिट्री और सिविलियन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक तो मिलिट्री के ऊपर इन्होंने जो है ना वो जो एक्सपेंडिचर था वो इनका कुछ ज़्यादा ही था, ये भी एक मसला था, ठीक है। और इसी वजह से भी आप कह सकते हैं कि सिविलियन नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे सिविलियन नीड्स के ऊपर ताकि मिलिट्री नीड्स को अकोमोडेट कर सकें, तो फ़ायदा उसका भी नहीं हुआ, कोई हार गए लोग फिर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इनको काफ़ी मार पड़ी, ठीक है। तो ये आपने देखा। अच्छा, फिर जो सीवियर फूड शॉर्टेज हुआ, आपको पता है जो औरतें थीं वो लाइन में लगकर जो है ना वो काफ़ी घंटों तक लाइन में लगती थी एक ब्रेड के लिए, ठीक है। बच्चों को तो, और उनको काफ़ी मतलब एक आप जो है ना खुद अंदाज़ा लगाएं कि कैसा माहौल होगा। बिल्कुल ही जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया था वॉर के अंदर, इन्होंने सारे खर्चे इन्होंने वहाँ पर लगा दिए थे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था कि जो अगला इनका रीज़न था वो क्या था कि इन्होंने मिलिट्री को फाइनेंस करने के लिए ना काफ़ी सारी करेंसी प्रिंट कर दी, तो रूबल करेंसी है ना वो इन्होंने प्रिंट कर दिए, नोट्स काफ़ी ज़्यादा। अब मसला क्या है, करेंसी आप लोग भी काफ़ी सवाल करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है ना वो अगर इतनी ही जो है ना मसला है, पैसे नहीं है हमारे पास, तो पैसे छाप लो। तो इन्होंने भी यही काम किया, पैसे इन्होंने छाप लिए, ठीक है। अब देखें, पैसे जब आप छापोगे काफ़ी ज़्यादा, अब वो पैसे आपके हैं ना, अब आप देखें वो पैसा जो करेंसी आपकी जो नोट होता है वो आपके मुल्क से उसका ताल्लुक़ होता है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपी है। अब ये जो रुपी आपकी है ये दूसरे मुल्क में नहीं है इसका कोई काम ना, दूसरा कोई भी मुल्क इसको क्यों लेगा, सब कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ये लिंक्ड होती है आपके अपने मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, ये करेंसी जो होती है, ठीक है। और ये अगर आप ज़्यादा प्रिंट करते हो, चलो मान लो आप ज़्यादा प्रिंट कर लो, अब क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी देखें ना कितनी है, आप जो जीडीपी के अंदर आप देखें गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है आपकी, ठीक है। मान लें आप एप्पल जो है ना वो 10 रुपए के प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मिसाल छोटी सी आपको दे रहा हूँ, 10 रुपए के जितने के आप अपनी करेंसी के मुताबिक 10 रुपए के आप एप्पल्स आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब एप्पल, एक एप्पल कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ, ठीक है। अब देखें क्या होगा, आपने क्या किया, ज़्यादा पैसे छापना शुरू कर दिए, ठीक है, ज़्यादा पैसे छापना शुरू कर दिए। अभी जो एप्पल है, इस एप्पल की कीमत बहरहाल इंटरनेशनल मार्केट में तो जो है ना एक मार्केट में तो इसकी कीमत होगी, एक वैल्यू होगी इसकी डिमांड के मुताबिक। लेकिन आपने क्या किया, आपने ये जो 10 था ना, इस 10 को आपने बढ़ा दिया है अब, क्योंकि सप्लाई आपने करेंसी की ज़्यादा कर दी मार्केट में, तो अब ये 10 के बजाय मान ले 15 का हो गया। असल वैल्यू वही है, असल वैल्यू वही है, आप देखें, लेकिन छापने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, वही हिसाब हो गया। लेकिन पब्लिक को ये फील हुआ, पब्लिक को तो यही लगेगा ना कि भाई इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, ओहो ये क्या हुआ, 10 रुपए की चीज़ 15 की हो गई। पता चला कि भाई
आपने करेंसी ज़्यादा छाप ली, इस वजह से आपको नुकसान हुआ, ठीक है। खैर ये था एक मसला। फिर सोशल आपके कुछ कॉजेस थे इसके अंदर। ज़ार जो था वो उसने, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि उस टाइम पे नए नए आइडियाज़ आ रहे थे। इमैनुअल कांट की जो आइडियाज़ थे वो भी रशिया में पहुंच गए थे, कार्ल मार्क्स के आइडिया भी यहाँ पर पहुंच गए थे, ठीक है। और अब लाजमी सी बात है, जो जो ऑटोक्रेसी थी ज़ार की, उसको चैलेंज होने लग गया था। अल्टीमेटली उसको चैलेंज हो रहा था, लोग पढ़ रहे थे आइडियाज़, उनके इन्फ्लुएंस हो रहे थे। फिर एक और मसला था कि लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने, ये लोग काफ़ी टाइम तक एग्रीकल्चर के ऊपर ही रहे, काफ़ी टाइम तक, ठीक है। फिर इन्होंने इस टाइम पे आकर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की, ठीक है। जैसे कि यूरोप के बाकी हिस्से में जो आपका वेस्ट यूरोप है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वैसा यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर बस आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो एकदम ही जो है ना उसने ज़ोर पकड़ा, बिल्कुल नई 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 से एकदम उसने जो है ना ज़ोर पकड़ा। अच्छा, तो ये लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनके पास पैसे भी नहीं थे और काफ़ी मसले मसाइल इनको फेस करना पड़े। सोशल प्रॉब्लम्स तो वही आपको पता है ना, पैसे ही नहीं होंगे तो गरीब आदमी जो है ना वो रोड पे आएगा, तो यही हो रहा था। फिर फैमिन भी एक आ गया, मसला बड़ा ख़राब हो गया, ठीक है। और फिर बाद में और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, गरीब हो गए थे, भूखे नंगे हो गए थे। अब क्या हुआ कि जो ज़ार ने ना आर्मी को अपने ऑर्डर किया कि भाई आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको आप थोड़ा डंडा करो। आर्मी जब गई वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो आर्मी ने देखा कि भाई ये लोग तो बहुत ही मजलूम हैं बेचारे, इनके पास वाकई में कुछ खाने पीने को नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए हमदर्दी जताई, उनके साथ ही मिल गए, ठीक है। अब ये जब इतना ज़्यादा फड्डा हो गया तो फिर आपको पता है फिर क्या होगा। तो खैर इसका फिर जो अगले मिलिट्री कॉजेज़ हैं हमारे पास वो हैं कि 1905 में आपने देखा कि ये जापान से भी एक जंग हार चुके थे, ठीक है। अब वो जंग की क्या डिटेल है उसमें मैं जाऊंगा नहीं, इतनी ज़रूरत उसकी नहीं है। बहरहाल जापान से लोग जंग हार गए थे। आप यहाँ पे देखें, एक वर्ल्ड वॉर 1 में पहले ही इनको डंडा हो रहा है और पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, फिर आप जापान से भी फड्डा कर रहे हो, वहाँ भी हारा ये लोग, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 भी आ गई यहाँ पे मिलिट्री रीजंस में, ठीक है। फिर यही बात यहाँ पर आ जाती कि आपने जर्मनी के साथ बहरहाल वॉर जारी रखी, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट जो ओपिनियन था, जो पब्लिक ओपिनियन था वो इसके ख़िलाफ़ था, ठीक है। और ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर विद जर्मनी इन्होंने किया, ये डिसीजन किसका था? ये वही फैब में जो रेवोल्यूशन आया था ना, फैब में वो रेवोल्यूशन आके जो डूमा ने एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो मेंशेविक्स पार्टी थी बेसिकली, उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो बना दी थी। तो ये बहरहाल असल में उनका डिसीजन था, ठीक है, कि हम जर्मनी से जंग जारी रखेंगे। अच्छा जी, और ये उनकी बड़ी गलती थी। पॉलिटिकल रीजंस के देख लें आपके, एक तो रशियन ऑटोक्रेसी ऑफ ज़ार, ठीक है, ये वही बात कर लें कि एब्सोल्यूट मोनार्की थी यहाँ पर, बिल्कुल कि कोई पीएम नहीं, कोई कैबिनेट नहीं, बस एक ही बंदा है जिसकी जो है ना वो बादशाही चल रही है, ठीक है। और ये बात आपको पता है आज के दौर में ये बात तस्लीम नहीं की जाती, लोग कहते नहीं हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने देखा 1905 में एक ब्लडी संडे भी हुआ था, उस टाइम एक छोटा रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम भी काफ़ी हमले हुए थे और काफ़ी जो 100 प्रोटेस्टेंट्स जो है ना उसके अंदर आपको पता है कि मर गए थे, ठीक है। आर्मी ने उनको अच्छी तरह से उनको धो दिया था, ठीक है। और वही एब्सोल्यूट मोनार्की आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ कौन कौन सी थी हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी पार्टीज़ थी जिन्होंने ज़ार की हुकूमत के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन किया। सबसे पहले एक पार्टी आप याद रखें कि 1898 में एक पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी बाद में जो है ना वो स्प्लिट हो गई और इसके दो फैक्शंस बने, एक बोल्शेविक्स जो कि ऑटोक्रेसी चाहते थे, यानी कि डिक्टेटरशिप चाहते थे, और जो आपका मेंशेविक्स थे वो डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है। अच्छा जी, और कैडेट्स भी थे, सोशल रेवोल्यूशनरीज, बहुत सारे और भी लोग थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेन कौन थे? वो यही बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स थे, ठीक है। अच्छा जी, फरवरी का जो आपका रेवोल्यूशन है वो देख लेते हैं। ये असल में पेट्रोग्रेड के अंदर जो है ना ये रेवोल्यूशन आया था।
ज़्यादातर इसके अंदर फैक्ट्री वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक्स उन्होंने कर दी थी, इससे फैक्ट्रीज को काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, और सोल्जर्स ने भी, आपको मैंने बताया कि उनको नहीं मारा क्योंकि वो वाकई में उनके हालात ठीक नहीं थे। और उस टाइम फिर जो आपका ज़ार निकोलास II था उसने छोड़ दिया, भाग गया, वो थ्रोन छोड़ के भाग गया। एक बात ये भी है कि उसने अपने भाई को दिया, उसने अपने भाई को कहा कि आप आ जाओ, माइकल आई थिंक उसके भाई का नाम था, लेकिन उसके भाई ने इनकार किया, कहा कि मैं नहीं, क्योंकि लाजमी बात है, उनको पता था कि अब हम मरेंगे पिटेंगे, तो कोई भी जो है ना वो इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार नहीं था। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका था और उस वैक्यूम को फिल किया उस पार्टी ने जो कि मेजॉरिटी पार्टी थी। वो ऑलरेडी जो आपकी ड्यूमा एस्टेब्लिश थी, उन्होंने ही, वही थे उसमें जो कि आपके करेंसी की लीड कर रहे थे जिनको, और यही वो मेंशेविक पार्टी इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, ऑल्दो ये लोग पहले जो है ना उसी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हिस्सा थे लोग, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे अलग अलहदगी ले ली। इनकी अपनी एक जो है ना फिर गवर्नमेंट बन चुकी थी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है, और ये मार्च टू नवंबर रही है, मार्च टू नवंबर नहीं है ये, असल में तो फैब ही है। अब फैब और मार्च का मसला ये, आप लोग चेक कर लेना इस चीज़ को कि एक कैलेंडर का भी मसला है थोड़ा। रशियन कैलेंडर जो है ना वो दुनिया से ही अलग है पूरा। ठीक है, अब होता ये कि अगर फैब होता है रशिया में तो आम तौर पे मार्च होता है। ठीक है, और अगर जो है ना रशिया में अक्टूबर होता है तो आम तौर पे नवंबर होता है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा उल्टा बता रहा हूँ, हो सकता है रशिया में इसका उल्टा होता हो, लेकिन आप लोग चेक कर लें। बहरहाल ये आपको मैंने बता दिया कि रशिया का कैलेंडर और यहाँ का कैलेंडर में थोड़ा फ़र्क है। बहरहाल ऑफिशियल डेट्स यही तस्लीम की जाती है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको समझ आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट आ गई। अब गवर्नमेंट के कुछ फेलियर्स थे। वो सबसे पहली फेलियर यही था कि उन्होंने जर्मनी से वॉर जारी रखी। वर्ल्ड वॉर 1 में जो ये जर्मनी के ख़िलाफ़ थे तो इन्होंने जर्मनी के साथ लड़ाई जारी रखी और ये पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ थी ये बात। ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक जो थी ज़्यादातर गरीब, पुअर, ठीक है, ज़्यादातर पुअर जो थे आप, ठीक है, फेल टू फीड द सिटीज़, और उन्हीं पुअर जितने भी थे उनको फीड भी नहीं कर पा रहे थे ये लोग क्योंकि वॉर में लगे हुए थे पैसे सारे। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या किया कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स थी वो भी नहीं की उन्होंने। मैं आपको बात शुरू में ही बता चुका हूँ, ठीक हो गया। यानी कि जो लैंड थी ना आपकी, उसके ऊपर कब्जा बहरहाल नोबेलिटीज़ का था। अब ये लोग चाह रहे थे कि भी लैंड्स में हमें भी हिस्सा मिले, हमें भी जो है ना लैंड्स मिले, तो वो नहीं दे रहे थे इनको। अच्छा जी, बहरहाल तो पेट्रोग्रेड सोवियत जो थे आपका अक्टूबर 1917 में आपका बना। ठीक है, ये कैसे हुआ ये देखते हैं कि आपको पता है जब इन्होंने बातें नहीं मानी, जो डिमांड्स रखी थी इन्होंने वो बात नहीं मानी मेंशेविक्स ने, तो बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने वो लोग उठे, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और ये इनकी जो है ना एक राइवलरी शुरू हो गई मेंशेविक्स की जो कि केरेंस्की लीड कर रहे थे, और बोल्शेविक्स जिसको लेनिन, इनका पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अच्छा, बोल्शेविक्स जो थे वो सक्सेसफुल रहे गवर्नमेंट को हटाने में, और उन्होंने वर्कर्स मिलिशिया बनाई, जो वर्किंग जो थी उनकी जो क्लास, बहुत सारे लोग थे, लाजमी बात है उनको। अच्छा, व्लादिमीर लेनिन थे कौन, 1870 टू 1924 इनका टाइम पीरियड है वैसे, और इन्होंने बोल्शेविक्स पार्टी बनाई थी, वही रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जो स्प्लिट हुए थे, तो इन्होंने ही उसका किरदार अदा किया। ये कार्ल मार्क्स जो थे ना, आप पार्ट 1 में हम कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही थ्योरी ये मानने वाले थे ये लेनिन। ठीक है, और जो आपका लियोन ट्रॉट्स्की थे 1879 टू 1924 थे, इनका अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर एक लीडिंग रोल था। ठीक है, वो अब आपको बताऊंगा कि कैसे। 1918 में इन्होंने एक रेड आर्मी बनाई थी। ठीक है, और जो है ना उसको लाजमी बात है उन्होंने यूज़ किया, सिविल वॉर शुरू हो गई थी एक। ठीक है, फड्डा शुरू, काफ़ी बड़ा हो गया था फड्डा। अब लेनिन पॉलिसी जो थी वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसी थी जिस पर वो कैंपेन कर रहे थे, और उसी की बिना पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि लोग उन्हें सपोर्ट करें। ठीक है, डोमेस्टिक पे वो प्रॉमिस कर रहे थे कि हम फूड्स देंगे सिटी को, जितना भी फूड देना है जो भी है। ठीक है, और हम
पीस करेंगे, यानी कि पीस का मतलब क्या है कि हम जो है ना लोगों की उनके राइट्स देंगे ताकि वो वायलेंट ना हो, और जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो भी लेकर आएंगे हम, ठीक है। इंटरनेशनली उनकी पॉलिसी वो बता दिया उन्होंने कि हम वर्ल्ड वॉर 1 को ख़त्म करेंगे, और उसके लिए जो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटवास्क जो था उन्होंने वो साइन की थी, वो आप देख लेना, ठीक है। ये इन्होंने इस बात पर कैंपेन की, ठीक है। अब लाजमी बात है जो पहले से एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, जो कि मेंशेविक्स की गवर्नमेंट थी, वो भी इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, तो एक लड़ाई तो बनती थी थोड़ी सी। अब सिविल वॉर होती है 1918 में रेड्स और वाइट्स के बीच में, ठीक है। अब रेड्स जो थे, रेड आर्मी जो थी ना, वो असल में बोल्शेविक्स की आर्मी थी, ठीक है, बोल्शेविक्स के लिए काम कर रही थी वो। इसमें जो मेन लोग थे वो लेनिन थे, ट्रॉट्स्की थे और स्टालिन थे, ठीक है, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी जो थे वाइट्स थे, उनके अंदर मेंशेविक्स थे। मेंशेविक्स जो थे वो उनको क्रेंस्की लीड कर रहे थे। इसमें ज़्यादातर लोग लैंड लॉर्ड्स थे, इसीलिए लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर, ताकि ये असल में आप समझें यहाँ पे बात को कि जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे थे ना, तो ये असल में कैपिटलिज्म को ला रहे थे ना। यहाँ पे कैपिटलिज्म भी डेमोक्रेसी आपको पता है उसका ही एक हिस्सा है, लिबरलिज्म के ही दोनों हिस्से हैं, तो लिबरलिज्म को लेकर आ रहे थे लोग। लेकिन ये जो थे असल में कम्युनिज्म को लाने चाह रहे थे, ठीक है। और वाइट्स वाले जो थे ये किसको, ये डेमोक्रेसी को लाने, दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था शुरू से ही, इसी बेसिस पर इन जो है ना वो स्प्लिट भी हुई थी ये, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, अपर क्लास जिनको हम कहते हैं, फिर चर्चेस वगैरह भी, ठीक है, इनके साथ ही शामिल थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी वो आपका सेक्युलर, ठीक है। अच्छा जी, रेड आर्मी बहरहाल जीत गई, आपको मैंने बता दिया, ज़ार को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसकी फैमिली को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, और ये काम जुलाई 1918 में हुआ, ठीक है। रिजल्ट्स क्या निकले इसके, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट्स क्या निकले, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट उसकी रीजंस भी चले किसी एंगल तक हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बात होती है वो इम्पैक्ट की होती है कि आपने इम्पैक्ट से क्या सीखा। अब ये लिखने में तो चले मैंने 4-5 बातें लिख दी हैं, लेकिन अगर आप इस 4-5 बातों को एनालाइज करने बैठेंगे तो आप जो है ना बहुत काफ़ी चीज़ें आपके पास होंगी। अब देखें, सबसे पहले जो आपका यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स ये बन गया, ठीक है, और ये एक कम्युनिज्म इस्टेब्लिश्ड जो है ना वो स्टेट थी, ठीक है। इसके अंदर एग्जैक्टली कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, और इनकी लाजमी बात है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, रेवोल्यूशन जो आएगा वो पूरी दुनिया में फैलेगा, ये नहीं कि एक मुल्क तक वो महदूद रहेगा। तो इनकी भी आइडियोलॉजी बहरहाल यही बन गई कि इसको रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करना है, और इट लेड टू द कोल्ड वॉर, आपको पता ही होगा, ये ही जो है ना आइडियोलॉजी थी, ठीक है, कि इसको स्प्रेड करना है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी गई, जैसा कि कम्युनिज्म में होता है। नेशनलाइजेशन हो गई, हर चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट के पास आ गई, पब्लिक जो प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ रही नहीं, ठीक है। कमांड इकोनॉमी भी उनके बहरहाल हाथ में आ गई। ट्रू इक्वालिटी, ये ट्रू सेंस में इक्वालिटी थी। कार्ल मार्क्स से बहरहाल जितने भी आइडियाज़ थे वो आपने देखे थे ना, तो वो इसी रेवोल्यूशन के बाद वो पूरे के पूरे कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ जो थे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, कि भाई रेवोल्यूशन आएगा तो रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, वो तमाम चीज़ें उसी बेसिस पर रेवोल्यूशन भी यहाँ पर आया, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने फैलने की भी कोशिश की पूरी दुनिया में, आपने देखा क्यूबा, कोरिया, ठीक है, आपका आपने देखा वियतनाम, ठीक है, अफ़गानिस्तान, ये कुछ ऐसी मशहूर जगहें जो कोल्ड वॉर के अंदर यहाँ पर फटे हुए। तो फिर ये इन लोगों को जो है ना वो इन्हीं आइडियोलॉजीज़ की बेसिस के ऊपर जो है ना वो ये कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स को फॉलो किया। कार्ल मार्क्स यानी कि कम्युनिज्म को फॉलो किया इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारा रशियन रेवोल्यूशन का जो लेक्चर है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और जो है ना आपने सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।